Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. Today we are going to start our third chapter or third main topic of management, which is history and approaches to management. Basically, there are three main approaches to management which we have to study in detail one by one. First one is classical approach, second neoclassical approach, and third one is modern approach. And every approach can be further subdivided into some branches. Like classical approach has three branches. First, scientific management, second, administrative management, and third one is bureaucratic management. And second approach, that is neoclassical approach, has two pillars. That is, first one is human relations approach and second one is behavioral science approach. And the third one, modern approach, has three basic pillars. First one is quantitative approach, second system approach, third one is contingency approach. In today's lecture, we will cover first branch of classical approach, that is scientific management. Let's begin with today's topic, history and approaches to management. There is no single most suitable approach to management. The prevalence of management is as old as the human civilization. Its necessity has been felt since man started working in groups. मैनेजमेंट की नीड तब अराइज हुई, तब फील हुई जब एक पर्सन्स ने ग्रुपिंग में वर्क करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, व्हेन मैन स्टार्टेड वर्किंग इन ग्रुप्स. व्हेन मेनी पीपल वर्क इन अ ग्रुप, it becomes very necessary to manage their activities for the smooth conduct. जब भी कोई लोग ग्रुप में वर्क करते हैं, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं इन अ ग्रुप, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी हो जाता है कि टू मैनेज देयर एक्टिविटीज़, कि हम उनकी एक्टिविटीज़ को क्या करें, मैनेज करें, सो दैट जो भी आप कंडक्ट कर रहे हैं वो क्या हो सके, स्मूथली परफॉर्म. द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट डे मैनेजमेंट विच वी सी दीज डेज was not the same in the beginning. Management experts have expressed different views from time to time and their views are based on their experiments and experience. जो भी हमारे मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने टाइम टू टाइम व्यूज़ देते रहते हैं अपने अलग अलग. ठीक है, और उनके जो व्यूज़ हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्सपीरियंस के ऊपर. Some management experts have given importance to physical resources, while some others have highlighted the importance of human resources. In addition to this, some management experts have laid stress upon the system study. देखो, कुछ जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो इम्पॉर्टेंस देते हैं फिजिकल रिसोर्सेज को. मीन्स वो ये कहते हैं कि अगर एक कंपनी के पास प्रॉपर फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो अपनी वर्क को प्रॉपर मैनर में, एक एफिशिएंट मैनर में, इफेक्टिव मैनर में क्या कर सकते हैं, उसे परफॉर्म. लेकिन कुछ ऐसे मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस को क्या किया है, हाईलाइट किया है. इट मीन्स अगर आपकी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, स्किल्ड होंगे, तो आपके जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अकम्प्लिश. लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं मैनेजमेंट के जिन्होंने स्ट्रेस दिया है किसके ऊपर, सिस्टम स्टडी के ऊपर. द आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय ऑल द थ्री अबाउट मैनेजमेंट आर एसोसिएटेड विद डिसीजन मेकिंग. इन सब का जो हमारा हम बोल सकते हैं कि जो भी इनका आइडिया है वो किससे रिलेटेड है या किससे एसोसिएटेड है, कि डिसीजन मेकिंग से. कि जब भी आपने कोई डिसीजन करना लेना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं आपने फिजिकल रिसोर्सेज को ध्यान रखना है, कुछ बोलते हैं कि आपने ह्यूमन रिसोर्स को ध्यान रखते हुए ही कोई डिसीजन लेने हैं, और कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ये बोलते हैं अपने सिस्टम की स्टडी करते हुए ही कोई डिसीजंस लेने हैं. इन अदर वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थॉट, द मैनेजर्स गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू द फिजिकल रिसोर्सेज वाइल टेकिंग डिसीजन. सेम फर्स्ट थॉट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि कुछ ऐसे मैनेजर्स हैं जो ये सोचते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है हमें फिजिकल रिसोर्सेज को वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू द सेकंड थॉट, the human resources are preferred to physical resources.
और सेकंड थॉट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर आपने कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देनी है, HR को, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज को, एज कंपेयर टू फिजिकल रिसोर्सेज. However, according to the third point of view, all the relevant factors are taken into consideration while taking decision. थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोल रहा है कि आपने उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना है जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल है while taking any kind of decision. The approach to management ideology continued developing with the presentation of new thoughts. The process of development of management thought can be divided into three main heads. First one is classical approach, second one is neoclassical approach, and the third one is modern approach. Every approach can be further subdivided into some branches. Like classical approach has three branches: scientific management, administrative management, bureaucratic management. First one is classical approaches. The main importance or the main idea behind the classical approach is that man is inactive source of production and it is important to control him. Means क्लासिकल अप्रोच के अंदर क्या बोला गया है, मेन क्रक्स क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस दी गई है किसे, एक ह्यूमन बीइंग को. क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, एक इनएक्टिव है सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे कि इंपॉर्टेंट होता है टाइम टू टाइम कंट्रोल करना. ठीक है, देखो द क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट स्टार्टेड अराउंड द ईयर 1900. क्लासिकल अप्रोच कब स्टार्ट हुई थी, 1900 ईयर में. The principles developed under this approach are accepted even today. जो उस टाइम पे हमने क्लासिकल अप्रोचेस के अंडर जो भी प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे वो आज भी हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, आज भी हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं. अंडर दिस अप्रोच इट इज फेल्ट दैट मैन इज एन इनएक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल हिम. क्या बोला गया इस अप्रोच में कि मैन क्या है, एक इनएक्टिव सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम कंट्रोल करने की नीड पड़ती है. अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करोगे तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे. राइट. इट ऑल्सो बिलीव्स दैट द एम्प्लॉय इज मोटिवेटेड बाय द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स. और इसमें ये बोला गया है या ऐसा माना गया है इस अप्रोच के थ्रू कि जो भी हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग द इकोनॉमिक इंसेंटिव्स. ठीक है, आप उन्हें कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवा के क्या कर सकते हैं, मोटिवेट. दिस अप्रोच हैज थ्री ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, एंड थर्ड वन इज bureaucratic management. And today we will cover first branch, that is scientific management. These three branches of classical approaches also called pillars of classical approach. ठीक है, जो भी हमने ये थ्री अप्रोचेस पढ़ी हैं, आगे फर्दर ब्रांचेस पढ़ी हैं क्लासिकल अप्रोचेस की, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्यूरोक्रेटिक, इनको हम क्या बोलते हैं, पिलर्स ऑफ क्लासिकल अप्रोच. साइंटिफिक मैनेजमेंट. F.W. Taylor is the father of scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे बोला जाता है, हम F.W. टेलर को. इन एडिशन टू टेलर, फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ, हेनरी एंड जायंट एंड हेरिंगटन इमर्सन have also made significant contribution to the development of scientific management. F.W. टेलर को तो हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नेम से जानते ही हैं, बट उनके साथ साथ कुछ अदर ऑथर्स हैं, कुछ अदर हमारे पास राइटर्स हैं या कुछ कंट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. वी शैल नाउ स्टडी इन डिटेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दीज फोर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, लाइक contribution of Taylor, contribution of Frank and Lillian Gilbreth, contribution of Henry L. Giant, contribution of Harrington Emerson. First one is contribution of Taylor. Taylor was a person who, within a very short duration of time, that is
1878 to 1884 rose from the ranks of an ordinary laborer to the position of a chief engineer. टेलर एक ऐसा पर्सन था जिन्होंने बहुत ही कम टाइम पीरियड में अपना एक, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने जब ये ज्वाइन की थी ना कोई कंपनी, तो एज अ लेबरर ज्वाइन किया था, बट कुछ ही टाइम पीरियड में उन्होंने एक पोजीशन हायर मतलब अचीव कर ली थी, दैट इज ऑफ चीफ इंजीनियर. और वो टाइम ड्यूरेशन क्या था उनका, 6 years का, 1878 से 1884 तक. In 1878, he joined the Midvale Steel Company in USA as a laborer, and due to his hard work and dedication, he was able to reach the position of the chief engineer in the same company within a short span of 6 years, that is 1884. सेम वही बात बोली गई है कि जब इन्होंने 1878 में टेलर ने एक कंपनी ज्वाइन की थी यूएसए में, जिसका क्या नेम था, मिडवेल स्टील कंपनी, यूएसए बेस्ड कंपनी है ये. उन्होंने ज्वाइन किया था वहाँ पर एज ए लेबरर, और अपने एक हार्डवर्क के कारण और अपने वर्क के प्रति डेडिकेशन के कारण उन्होंने एक पोजीशन तक वो पहुँच गए थे, दैट इज ऑफ चीफ इंजीनियर. उसी कंपनी में वो चीफ इंजीनियर बन गए थे बिल्कुल शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, जो कि क्या था, 6 years का टाइम था. ड्यूरिंग दिस पीरियड टेलर कंडक्टेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड केम टू द कंक्लूजन that the amount of work a laborer was doing was far less as compared to what he was supposed to be doing. देखो, इस जो टाइम ड्यूरेशन था, इस टाइम पीरियड के दौरान टेलर ने क्या किया, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे और एक कंक्लूजन तक पहुंचे थे कि दैट जो एक अमाउंट है लेबरर का काम करने का, ठीक है, दैट द अमाउंट ऑफ वर्क अ लेबरर वॉज डूइंग, जो भी काम एक लेबरर कर रहा है वो बहुत ही कम है. किसके कंपैरिजन में, व्हाट ही वाज सपोज टू डू, जो भी मतलब ऐसा मान जो भी एक्सपेक्टेड है ना उस पर्टिकुलर लेबरर से, उसके कंपैरिजन में वो एक्चुअली में बहुत ही लेस वर्क अपना परफॉर्म कर पा रहा है. He gave a number of suggestions to solve this problem, and in doing so, he gave a scientific outlook to management. और उन्होंने इस जो भी हमने प्रॉब्लम पढ़ी है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत नंबर ऑफ सजेशंस दिए ताकि वो प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर पाए. और ये देते देते ही उन्होंने क्या दिया, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक आउटलुक दी है. टेलर वर्कड इन द बेथलम स्टील वर्क्स अप टू 1901 and thereafter started providing services as a management consultant. In 1903, he published a research paper titled Shop Management, and in the year 1911, his book Principles of Scientific Management created ripples in the field of management. Now, what is scientific management? The literally meaning of scientific management is performing the work of management in a scientific manner. अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है एक्चुअली में. जो बेसिक मीनिंग है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो क्या है कि मैनेजमेंट का काम परफॉर्म करना एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, इन अ साइंटिफिक मैनर में. इन अदर वर्ड्स, डिस्कार्डिंग द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू मैनेजमेंट and adopting newer and more scientific approaches in their place is called scientific management. Scientific management का एक और मीनिंग क्या बताया गया है कि जो भी आपकी ट्रेडिशनल अप्रोचेस है मैनेजमेंट की, उन्हें आप डिस्कार्ड कर दो, उन्हें आप बिल्कुल ही यूज करना बंद कर दो, एंड अडॉप्टिंग न्यूअर, और आप न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट करो, एंड मोर साइंटिफिक अप्रोचेस, न्यू और मोर साइंटिफिक अप्रोचेस को आपने क्या करना है, अडॉप्ट करना है in place of traditional approaches, और इसी को हम बोलते हैं scientific management. I repeat, in other words, discarding the traditional approaches to management and adopting newer and more scientific approaches in their place is called scientific management. Taylor has said that before commencing any work, a manager should first analyze it thoroughly and only then should be taken any decision. टेलर ने क्या बोला है कि कोई भी पर्टिकुलर वर्क स्टार्ट करने से पहले हमारी कंपनी के मैनेजर को क्या चाहिए कि पहले वो उसको एनालाइज करे पर्टिकुलर वर्क को, तभी कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले उसके रिगार्डिंग.
देखो, Taylor has said that before commencing any work, a manager should first analyze it and only then should be taken any decision. Now, principles of scientific management. The scientific management approaches propounded by F.W. Taylor is based upon the following 5 principles. Which one are? First one is principle of use of science for the rule of thumb. Second, principle of scientific selection and training of workers. Third one is principle of cooperation between labor and management. Fourth, principle of maximum output. And the fifth one is principle of division of work. Principle of division of responsibility. Now we will discuss all these points or all 5 points of principles in detail one by one. First one is principle of use of science for the rule of thumb. According to this principle, all the activities being performed in an organization should be analyzed in detail with the aim of developing a technique of accomplishing the maximum possible work in an efficient manner at the minimum possible cost. फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जितनी भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले आपको उन्हें एनालाइज करना पड़ेगा डिटेल में, उन्हें समझना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी कैसे करनी है, कौन करेगा, ठीक है। ये सब एक्टिविटी उनको क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका मेन एम क्या है कि आप डेवलप कर सको टेक्निक्स सो दैट जो भी आपके टारगेट्स थे, जो भी आपने पहले से अपना वर्क डिसाइड किया हुआ था, वो आप क्या कर सको, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क कर सको इन एन एफिशिएंट मैनर में और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में, कम टाइम में और कम कॉस्ट पर आप अपने मैक्सिमम वर्क को कर सको, ठीक है। आपने ऐसी टेक्निक्स डेवलप करनी है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, all the activities being performed in an organization should be analyzed in detail with the aim of developing a technique of accomplishing the maximum possible work in an efficient manner and at the minimum possible cost. This principle says that we should not get stuck in a set and continue with the old techniques of doing work. Rather, we should be constantly experimenting to develop new techniques which makes the work much easier. ये प्रिंसिपल क्या कहता है? हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं कि हमें कभी भी एक ही चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो ओल्ड टेक्निक्स हैं, हमें उन्हीं के साथ वर्क नहीं करते रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए ताकि हम न्यू टेक्निक्स को डेवलप कर सके, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को क्या कर सके, मच सिंपलर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स शुड बी डन इन अ साइंटिफिक मैनर। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जब भी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, हायर करना है, तो आपको प्रॉपर साइंटिफिक सिलेक्शन करनी पड़ेगी और उनको साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है, ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज इवन one wrong appointment can spoil the whole atmosphere in the organization. जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, उन सब में से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर हम बोलते हैं एक एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिंगल पर्सन भी अगर रॉन्ग अपॉइंट हो गया, ठीक है, तो हमारी होल ऑर्गेनाइजेशन का होल एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक अपॉइंटमेंट मीन्स अपॉइंटिंग ओनली दोज पीपल टू डू अ पर्टिकुलर वर्क हु पोजेसेस द नेसेसरी कैपेबिलिटीज टू डू इट। अब देखो, साइंटिफिक सिलेक्शन और साइंटिफिक ट्रेनिंग हम वर्ड यूज कर रहे हैं, बट व्हाट डज एक्चुअली मीन? उन दो वर्ड्स का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है?
देखो साइंटिफिक अपॉइंटमेंट का क्या मतलब है कि आप उन्हीं लोगों को अपॉइंट करेंगे पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए जिनके अंदर उस पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटीज होंगी, क्या होंगी, मतलब वो कैपेबल होने चाहिए पर्टिकुलर उस वर्क को करने के लिए, उनके अंदर वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए. However, only scientific selection of worker is not adequate in itself. The workers should also be imparted the necessary training from time to time. अगर हम सिर्फ साइंटिफिक सिलेक्शन अपने कर लें वर्कर्स की, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं होता. हमें क्या करना चाहिए, साइंटिफिक सिलेक्शन के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी इम्पार्ट करनी चाहिए, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए. ठीक है. प्रॉपर ट्रेनिंग टू द वर्कर्स इंक्रीजेज देयर एफिशिएंसी एंड हेंस बेनिफिट्स बोथ द वर्कर्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन. प्रॉपर ट्रेनिंग अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे, अगर हम अपने वर्कर्स को टाइम टू टाइम नीड के अकॉर्डिंग, सिचुएशन, डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो उससे होगा क्या, एक तो उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और जब उनके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई. ठीक है. और हमारा जो भी प्रोडक्शन है, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो जाएंगे. तो इससे दो लोगों को हेल्प हो रही है, वर्कर्स को पर्सनली कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. उनका मोराल इंक्रीज होगा क्योंकि वो सेटिस्फाइड है. और सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन, क्यों, क्योंकि जो भी टारगेट्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, गोल्स थे, अब वो क्या हो जाएंगे, उनके फुलफिल हो जाएंगे, उनके कंप्लीट हो जाएंगे. थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन between labor and management. As per this principle, such an atmosphere should be created in the organization that labor and management should consider each other indispensable. ये थर्ड प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए जिसके अंदर लेबर और मैनेजमेंट क्या समझे, एक दूसरे को इनडिस्पेंसेबल, इनसेपरेबल समझे अपने आप को. इट मीन्स लेबर ये समझे कि हम मैनेजमेंट के बिना इनकम्प्लीट है, और मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि लेबर के बिना वो क्या है, इनकम्प्लीट. लेबर शुड अंडरस्टैंड दैट इट कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स वर्क विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड दैट इट हैज नो आइडेंटिटी विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ लेबर. सेम वही बात बोली गई है कि लेबर को ये समझना चाहिए कि वो कोई भी अपना वर्क नहीं कर सकते अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है. ऑन द सेम हैंड मैनेजमेंट को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि उनकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी अगर कंपनी में या फिर अगर ऑर्गेनाइजेशन में लेबर एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्योंकि देखो, अगर मैनेजमेंट ने प्लान्स बना लिए, ठीक है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर लेबर ही नहीं है तो मैनेजमेंट के प्लान्स बनाने का भी कोई यूज़ नहीं होगा. और सिमिलरली अगर लेबर है, काम करने वाले लोग तो हैं, बट प्लान्स बनाने के लिए नहीं है तो लेबर हमारी करेगी क्या. ठीक है. तो दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर इनसेपरेबल या फिर इनडिस्पेंसेबल. इफ सच एन एटमॉस्फेयर प्रिवेल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, then both the parties should aim for the achievement of the same goal, that is the maximum and the good quality production, and hence both of them will be successfully in achieving the goals. देखो, अगर हम ऐसा environment create करने में able हो जाते हैं, successful हो जाते हैं ना अगर, ठीक है, then दोनों ही parties क्या करेंगी, उनका main objective क्या होगा कि same goal achieve करना है. वो मेन गोल क्या है कि मैक्सिमम और गुड क्वालिटी की क्या हो, प्रोडक्शन हो. एक तो प्रोडक्शन हमने करनी है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही मैक्सिमम के साथ साथ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. और जब दोनों पार्टीज हमारी सेम गोल पे वर्क करेंगी तो उससे होगा क्या, जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का बिग गोल होता है वो अचीव हो जाएंगे, एंड हेंस बोथ ऑफ देम विल बी सक्सेसफुल इन अचीविंग द गोल्स. Taylor has referred to such a situation as a mental revolution. अब टेलर ने एक नेम दिया है ऐसे एनवायरनमेंट को, ऐसी सिचुएशन को, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन. टेलर firmly believed that the occurrence of a mental revolution would end all the conflicts between the two parties and would be beneficial to both of them.
और टेलर का क्या मानना है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल रेवोल्यूशन अकर हो जाता है, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करता है कि जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखी हैं किसी भी पार्टीज में उन सब का एंड हो जाएगा, ठीक है। जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो रिमूव हो जाएगा और दोनों ही पार्टीज का इससे क्या हो जाता है, बेनिफिट होता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ मेंटल रेवोल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन ये राइज होता है कि मेंटल रेवोल्यूशन होता क्या है। मेंटल रेवोल्यूशन रेफर्स टू द चेंज इन द माइंडसेट or the attitude of management and workers towards one another from competition to cooperation। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, एक चेंज है किसी की एटीट्यूड में, किसी की माइंडसेट में। जब हम चेंज करते हैं किसी की, मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों के जो एटीट्यूड या फिर इनके माइंडसेट में जब आप चेंज करते हो फ्रॉम एक दूसरे के प्रति कॉम्पिटिशन टू कॉपरेशन, मतलब इंडिविजुअल पे अगर वो काम करेंगे तो उनका मेन मोटिव होता है कम्पीट करना, बट उनका हमने इस तरह से माइंडसेट करना है, इस तरह से चेंज लाना है उनके एटीट्यूड में कि उनकी जो थिंकिंग है वो ही चेंज हो जाए कंपटीशन से कॉपरेशन की तरफ, राइट। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। एज पर दिस प्रिंसिपल बोथ द लेबरर एज वेल एज मैनेजमेंट शुड मेक फुल एफर्ट्स टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के लेबर है या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उन्हें वो सभी एफर्ट्स लगाने चाहिए जो कि उन्हें हेल्प करेंगे टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम आउटपुट। दे शुड स्पेयर नो एफर्ट्स फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट on the profits of the organization and the organization will earn the maximum profits। देखो अगर आप ऐसा करते हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो लेबर है या फिर जो मैनेजमेंट है, अगर वो अपने फुल एफर्ट्स लगाएंगे ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सके, मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, तो उससे क्या होगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, कंपनी जब आपकी मैक्सिमम आउटपुट होगी प्रोड्यूस तो कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट्स भी तो अर्न करेगी, ठीक है। हाई और देखो जब कंपनी हायर प्रॉफिट्स अर्न करती है तो अल्टीमेटली लेबर को क्या फायदा हो रहा है कि उनकी वेजेस इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। देखो हायर प्रॉफिट्स विल रिजल्ट इन हायर वेजेस फॉर द वर्कर्स। जितने ही कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करेगी उतनी ही अपनी जो वर्कर्स हैं उन्हें वेजेस क्या देगी, वो हाई, ठीक है। एंड दस मेक देम मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी तरह वो अपने वर्कर्स को, अपनी मैनेजमेंट को क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेट बनाती है अपने वर्क के रिगार्डिंग या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and the related responsibilities should be clearly divided among the two main groups in the organization, that is management and labor। देखो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क है या उससे रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, वो आपको क्लियरली डिवाइड कर देनी चाहिए टू मेन ग्रुप्स में। और वो टू मेन ग्रुप्स क्या है, एक तो मैनेजमेंट है और सेकंड क्या है आपका लेबर, ठीक है। क्योंकि अगर आप वर्क को डिवाइड नहीं करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली डिवाइड नहीं करोगे, तो किसी को भी ये क्लियर नहीं होगा कि पर्टिकुलर वर्क किस पर्सन ने कंप्लीट करना है, ठीक है। सो इट इज़ मैंडेटरी दैट द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी क्लियरली डिवाइडेड among the two main groups in the organization, that is management and labor। Each group should be assigned work which it can accomplish more efficiently। और मैनेजमेंट और लेबर को वही वर्क असाइन करना चाहिए जो वो पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट कर सके एक एफिशिएंट मैनर में, मीन्स उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उन्हें काम देना चाहिए। देखो जो वर्क मैनेजमेंट का है, अगर आप वो वर्क लेबर को दे दोगे तो वो उसे एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो जो वर्क लेबर का होता है अगर वो काम आप मैनेजमेंट को करने के लिए दे दो तो मैनेजमेंट उसको नहीं कर पाएगी। तो आपने ग्रुप जो भी आपके दोनों ग्रुप्स हैं उनको वर्क इसी तरह असाइन करना है ताकि वो उसे कंप्लीट कर सके एक एफिशिएंट मैनर में।
For example, management should be the one to decide the time required to do a particular work. देखो, मैनेजमेंट ही एक ऐसा है जो डिसाइड कर सकता है कि कौन सा काम कितने पर्टिकुलर टाइम में आपको कंप्लीट करना है, while the responsibility for actually doing the work should be with the labor. देखो, टाइम कितने में काम कंप्लीट करना है वो डिसाइड करेगी आपकी मैनेजमेंट, बट एक्चुअली काम करना है वो कौन डिसाइड करेगा? आपका लेबर. इन दिस वे, if the time required for doing the work is not properly determined, then the manager would be accountable. अगर कौन सा काम कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है या मतलब डिटरमाइन नहीं होगा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आंसरेबल कौन है? मैनेजर. अकाउंटेबल का यहाँ पे मतलब होता है आंसरेबल, कि उसके आंसर कौन देने के लिए एबल होगा. एंड इफ द वर्क हैज़ नॉट बीन परफॉर्म प्रॉपरली, देन द लेबरर वुड बी रिस्पॉन्सिबल. लेकिन टाइम तो बता दिया गया था कि पर्टिकुलर टाइम में इतना काम होना चाहिए, वो तो अगर हमने बता दिया तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी. लेकिन जो वर्क असाइन किया गया था लेबरर को, वो वर्क हुआ ही नहीं है परफॉर्म, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अब लेबरर. Hence, on proper implementation of this principle, the credit for doing work efficiently would be divided among both the groups, and in case of any defaults, the responsibility would also be shared by both the groups. देखो, हमने मेन दो ग्रुप्स ये बोले हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के टू मेन ग्रुप्स कौन है? मैनेजमेंट और लेबर. ठीक है. अगर तो ये प्रिंसिपल प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है, तो जो क्रेडिट होगा अच्छे काम का, एक एफिशिएंट वर्क कंप्लीशन का क्रेडिट भी डिवाइड होगा इन दोनों ग्रुप्स में. ठीक है. लेबर और मैनेजमेंट दोनों की इक्वली प्रेज की जाएगी इफ दे आर एबल टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल इन अ प्रॉपर मैनर. ठीक है. लेकिन इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड ऑल्सो बी शेयर्ड बाय बोथ द ग्रुप्स. अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है कोई काम करने में या टाइम असाइन करने में, किसी तरह का भी कोई डिफ़ॉल्ट हो, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, जो आंसरेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी है, वो भी दोनों ग्रुप्स शेयर करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट और लेबर. I hope this topic is clear to all. Thanks and have a wonderful day.